हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हम लोग ने बात की थी कि एक हमारा जो सेवानिवृत्त साझेदार होता है उसी के देय राशि के निपटारे की बात कर रहे थे। तो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। यही हमारा 4 चैप्टर चल रहा है। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है अथवा उसकी रिटायरमेंट हो जाता है तो उस स्थिति में हम लोग जो भी बात करते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, काउंटिंग ट्रीटमेंट, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसी के लिए उदाहरण देखते हैं। अब एक उदाहरण इसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बाकी भी। तो इसमें क्या है, 3 लोग हैं। अमरेंद्र साहब हैं, है ना, अमरेंद्र बाहुबली, दूसरे महेंद्र हैं और तीसरे जोगिंद्र हैं। ठीक, अच्छा, एक फर्म में साझेदार हैं। महेंद्र फर्म से सेवानिवृत्त होता है, यानी कि महेंद्र का रिटायरमेंट हो रहा है। तो रिटायरमेंट किसका हो रहा है? महेंद्र जी का रिटायरमेंट हो रहा है। अच्छा, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उसको 60,000 रुपए, कितना? 60,000 रुपए। तो जिस दिन भी वो सेवानिवृत्त हो रहा है उसी दिन की बात है, 60,000 रुपए देने हैं। अच्छा, अमरेंद्र और जोगिंद्र जो दोनों बचे हुए थे ने यह वचन दिया कि उसको प्रत्येक वर्ष के अंत में, कब? जब आज आपको पैसे देने हैं तो आज नहीं दूंगा मैं, वर्ष के अंत में। और प्रत्येक मतलब उसके आगे आने वाले भी वर्षों की बात होगी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में भुगतान किया जाएगा। कितने वर्षों तक किया जाएगा नहीं बताया गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। निम्न स्थितियों में महेंद्र का ऋण खाता तैयार करना है। तो ऋण खाता क्यों तैयार करना है? क्योंकि इन्होंने पैसे दिए क्या? नहीं दिए। अभी तो जो 60,000 रुपए देना था, 60,000 रुपए सीधा दे रहे थे तो बात खत्म हो गई थी। यहाँ पे दिया तो क्या नहीं है, इसलिए लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब 3 स्थितियां दे रखी हैं। पहली स्थिति है जब शेष राशि का भुगतान 4 वार्षिक किस्तों में कर रहे हो, आप 12% प्रतिवर्ष ब्याज दे रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, आप जो भी पैसा दे रहे हो उसमें क्या करते जा रहे हो, 4 बार में दोगे। तो यानी कि पहली बार में क्या हो जाएगा, पहली बार में आपको 60,000 रुपए देने थे। कितना देना था? 60,000। इस पे 12% का आपने निकाला ब्याज, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,200 रुपए। ठीक, तो आपको 72,000 लिखा हुआ है, 7,200 रुपए इतना होगा। इतना तो ब्याज हो गया, साथ में आपको 60,000 रुपए तो देने ही थे। तो सब मिलाकर के कितना देना पड़ जाएगा? 7200 रुपए। तो ये आपका 1 साल के बाद इतना पैसा उसको देना बनता है, ये बात निकल करके आ जाएगी। अच्छा, अब 4 बराबर किस्तों में देना है, तो क्या हम इसी को 4 से भाग दे देंगे क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि 1 साल का ही तो ब्याज अभी आपने जोड़ा है, जो पैसा बाकी रह जाएगा उस पर आगे आने वाले वर्षों में भी तो ब्याज मिलेगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जब शेष राशि का भुगतान 4 वार्षिक किस्तों में आप कर रहे हो तो किस तरह से किया जाएगा, तो इसी को देखते हैं। ठीक है, ऐसी और स्थितियां बनेंगी, एक एक स्थिति को देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आप समझिए, इसमें आपने कुल मिलाकर के 67,200 रुपए तो निकाल दिया। ठीक, अच्छा, अब आप किस्तों में भुगतान कर रहे हो, इसी में क्या है, कितने में भुगतान कर रहे हो? ठीक है, कितने रुपए का भुगतान कर रहे हो? तो आपने क्या किया इस वाले केस में, जब भी सोचा हुआ था, जो भी आपका सिस्टम बना हुआ था, तो आप 60,000 रुपए अगर आपको 4 वर्षों में देना होता तो आप कैसे देते? सोचिए, आप क्या करते? 60,000 रुपए जब आपको देना है, कितना देना है? 60,000। तो अगर कोई ब्याज नहीं देना होता तो आप 60,000 को 4 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। तो आप 15,000 रुपए देते चले आते तो किसी इंसान का जो पूरा भी खर्चा था वो पूरा चुक जाता कि नहीं चुक जाता? लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो आप हर साल उसको 15,000, तो मूल जो था उसका कितना, 60,000 रुपए तो उसका मूल बकाया है, बाकी उसका ब्याज बनेगा। तो अगर आपको मूल चुकाना है तो मूल जो है वो हर साल आपको 15,000 चुकाना चाहिए, प्लस जो ब्याज बन रहा है वो आप अलग से चुका दो। तो पहले साल के अंत में आपने देखा कि 7200 रुपए ब्याज बना था और 15,000 तो आपको चुकाना ही है। तो 15,000 और 7,200 जब आप चुका दोगे तो आपका पहली बार आप चुका दोगे कितना? 22,200 रुपए। 15,000 में 7,200 जोड़ोगे तो 22,200 आ जाएगा। तो पहली बार तो आपने इतना भुगतान कर दिया। अच्छा, जो आपने इतना भुगतान किया तो वास्तव में कितना दे बचा? आपको देना था 67,200, ये 1 साल के अंत की बात है, इसी में से आपने 22,200 रुपए घटा दिए। तो कितना आपने दे दिया? 0,0,0,5। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि जो ब्याज था वो तो आपने अलग दे दिया, ब्याज का तो आपने पूरा 7200 पैसा दिया, 7200 रुपए ये अलग दिया। देखो, ये देखो ना, ये आपका आ गया। ऐसे ही जो आपका 15,000 मूल था वो आपने कम कर दिया, तो 45,000 ही तो बचा। अच्छा, अब दूसरी साल, तो ये क्या हुआ, ये पहले साल के अंत में था। अच्छा, दूसरे साल के अंत की कैलकुलेशन बताता हूं आपको। दूसरे साल के अंत में क्या हो रहा है, 45,000 रुपए पर आपने क्या किया, 12% के हिसाब से निकाला। अब अगली साल, दूसरे साल के अंत तक कितना ब्याज हो जाएगा, तो उस पर 12% के हिसाब से जो आप निकालोगे वो ब्याज हो जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, ये आपका आ जाता है 5,400, 5400 रुपए। अच्छा, फिर से आप 15,000 रुपए तो दोगे ही, क्यों? आपको मूल तो खत्म करना ही है 4 साल में, तो 15,000 रुपए आपने मूल
जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो खर्च करने के लिए किया और साथ में 5400 रुपए ब्याज है वो जोड़ दिया। तो इस बार आप कितना पैसा दोगे उसको, इस बार आप दोगे 20,400। अब आप फिर से क्या करोगे, अगर आप फिर से घटा दोगे, क्या कर दोगे, फिर से घटा दोगे इसी में से इसमें पहले आप 5,400 जोड़ोगे क्योंकि इंटरेस्ट बन गया है, तो आपको 45,000। देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बात ये है, आराम से समझना, जितना समझाया इसी को ध्यान से समझना, इसी से आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगी। ये है एक टाइमलाइन। क्या है, टाइमलाइन। अगर आप आज पैसे देते हो, यहां पर है आपका 0, यहां पर है आपका 1, यहां पर है आपका 2, अगर आप आज पैसे देते हो तो आपको पैसे देने चाहिए 60,000 रुपए। ये बात है भाई। अगर आप 1 साल बाद दे रहे हो तो आपको पैसा बन रहा है 67,200, इतना बन रहा है। लेकिन आपने क्या किया, 1 साल के बाद से आपने 22,200 रुपए चुका दिया, तो आपको 1 साल बाद ही 45,000 रुपए और देना चाहिए था। अच्छा, लेकिन आपने 22,200 ही दिया, 45,000 रुपए रह गया। अब अगली बार जब आपको पैसे देने हैं तो आपको यहां पर आकर के देने पड़ जाएंगे 50,400 रुपए, और आपने इस पर दिया कितना, 20,400 रुपए। ठीक, फिर अगली बार के पास हो जाएगा। तो हो ये रहा है कि अगर आप 45,000 रुपए 1 साल बाद दे रहे हो, ठीक, जो बचा हुआ है वो उसी के बराबर है जो आप 2 साल के अंत में 50,400 दे रहे हो। ठीक, क्यों, क्योंकि जितना देर में दे रहे हो उसमें ब्याज भी तो जुड़ता जा रहा है, तो इस तरह की चीज होती जा रही है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, तीसरी बार हमारा क्या हो जाएगा, 30,000 रुपए बचा, ठीक है, तीसरे साल के अंत में, इसका 12% से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3600 रुपए हो जाएगा। सिंपल है। अब 3600 को आप 15,000 तो देना ही था आपको, तो 15,000 में जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपने अगली बार 18,600 रुपए पे किए, तो आप क्या पे करोगे, 20,400 के लिए तीसरे साल के अंत में आप कितना पे करोगे, 18,600 पे करोगे। अच्छा, फिर कितना बचेगा, 15,000 रुपए बचेगा। अब 15,000 पे आप 12% के हिसाब से ब्याज निकालोगे तो आपको बचेगा कितना, ये चौथा साल मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो चौथे साल में ही आपका 15,000 पर निकालोगे 12% से 1,800 रुपए आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 16,800 रुपए। तो ये कुल मिलाकर के 4 वो किस्त होंगी जो आप दोगे। तो पहली बार आपको सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है 22,200, क्यों, क्योंकि पहली बार में सबसे ज्यादा रुपए मूल बाकी है तो उसमें ब्याज सबसे ज्यादा बनेगा। फिर मूल ही 60,000 से घट करके 45,000 रह गया था, ठीक, इसी वजह से अगली बार ब्याज मिलाकर के भी 50,400 रुपए बन पाया था, जबकि पहली बार 67,200 रुपए था। तो इसी हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, जो आप पैसे चुकाओगे वो ऐसे चुकाओगे। कितना चुका रहे हो आप वास्तव में, 22,200 यहाँ पर, 20,400 यहाँ पर, 18,600 यहाँ पर और 16,800 यहाँ पर। अच्छा देखो, एक तरफ से जोड़ के देख लो, 22,000 में 20,000 जोड़ोगे, मोटा मोटा जोड़ते हैं, 42,000 हो गया, 18,000 और जोड़ोगे 60,000 हो गया, 16,000 रुपए आप अतिरिक्त दे रहे हो। क्यों, क्योंकि आप 4 साल में चुका रहे हो ना, आप 1 साल में तो चुका नहीं रहे हो, एक ही साल में उसी टाइम पर चुका दिया होता, 0 टाइम पर ही तो आपको 60,000 देना पड़ता है, यहाँ पर आपको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्याज सम्मिलित है। तो ये सारी कैलकुलेशन होगी जब हम लोग पहला पार्ट करेंगे। सोचिए, ऐसे हमें 3 पार्ट्स करने हैं इसके, अलग अलग तरह की चीजें। तो पहली वाले केस में क्या हुआ, देखो इन्होंने वही किया, 22,200 निकल कर क्या आया था अपना, क्या है, बैंक से आपने उनको पेमेंट कर दिया। क्यों, 15,000 रुपए आपका बना और 7,200 रुपए था, 7,200 रुपए आपको ब्याज था, ये आपका मूल था। ठीक, तो ये हुआ क्या, जो आपने ये कर दिया तो ये 45,000 रुपए शेष आ गया, ये तो क्या है, ये तो शेष है। ठीक, अच्छा, महेंद्र की पूंजी कितने की थी, 60,000 की थी, 7200 रुपए आपका क्या था, ये आपका ब्याज था। तो ये तो आपका पहली बार क्या हो जाएगा। इसी को आप अगले वर्ष में करोगे तो फिर हमारा 20,400 बन रहा था, फिर 18,600 बना था और 16,800 बना था। कैसे बना था आपको समझा गया। और शेष तो यहाँ पर दिख ही रहा है, 15,000 कम होता जा रहा है, 60,000 से 45,000 से 30,000 से 15,000, 30,000 ये हो गया, 15,000 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका शेष कुछ बचा नहीं, तभी तो आप अगली कोई किस्त नहीं दोगे। तो 4 साल में आपने पूरा निपटारा कर दिया। ठीक, और यहाँ पर वही जो आपका इंटरेस्ट बना था 5,400 रुपए होगा, फिर 3600 होगा, यहाँ पर 1,800 रह जाएगा। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। आप आराम से देख लेना, जो कैलकुलेशन जिस तरह से की थी वो इंपॉर्टेंट था, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप बैंक से पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपने क्या किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। देखो आपने यहाँ पर ये डेबिट का साइड कर रखा है और ये आपने इधर क्रेडिट साइड कर रखा है। ठीक, तो आप किस तरह से भुगतान कर रहे हो उसकी बात है खाली, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको आराम से देख लोगे। अब जो हमारा दूसरा था, दूसरा टाइप क्या था, जब पहले 3 सालों के दौरान आपने क्या किया, बकाया शेष पर 20,000 रुपए की 3 किस्त आपने दी है। ठीक, और 12% ब्याज अभी भी चल रहा है, समझ रहे हैं आप। पहली बार आपने देखिए, अभी जो हम लोग सैंपल किया हुआ तो उसमें सबसे पहली बार कितना पैसा दिया था, सबसे पहली बार हम लोगों ने 22,200 दिया था। यहाँ पे बोले नहीं 22,200 नहीं देना है आपको, 20,000 ही देना है। अच्छा, दूसरी बार उसमें कितना दिया था, दूसरी बार पहले केस में हम लोगों ने 20,400 दिया था। यहाँ पर बोले नहीं दूसरी साल में आपको 20,000 ही देना है। तीसरी साल हमने वहां पर 18,600 दिया था, यहाँ पर बोले नहीं तीसरी साल में आपको 20,000 देना है। अच्छा, फिर क्या बोला गया, ब्याज सहित चौथे वर्ष में भुगतान करने पर सहमत होते हैं, और चौथे वर्ष में जो भी बचेगा वो देना है, ये बोला गया इसमें। तो इसमें आपको पहले से क्या पता है, उस वाले केस में तो आपको पता था कि भैया 4 बार बराबर बराबर में 15,000 रुपए आपको मूल कम करना है। यहाँ पे मूल की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर बोला गया है कि आपको कुल मिलाकर के जो पैसा दे रहे हो वो पहले वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के अंत में फिक्स्ड है, और वो 20,000 रुपए है। फिर क्या होगा, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, समझिए, समझाता हूं आपको।
ये जो भी लिखा हुआ है इसको यहां पर समझ लीजिए। देखो 67,200 रुपए आपको देना था कब? 1 वर्ष के अंत पर। आपने दिया कितना? 20,000, इतना ही तो दिया। अब जब 20,000 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा? 0 0 2 7 और 4, 47,200 रुपए बचा। अब 47,200 रुपए पर आपका ब्याज बनेगा अगले साल का, ठीक है। तो आप क्या करोगे? फिर से कैलकुलेशन करोगे, 47,200 में गुणा करोगे कितने का? 12% का। तो दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना बन रहा है आप ये निकाल रहे हो। अच्छा कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 की 4, हासिल लगी 2, 12 सत्ते 84 और 2 86 की 6, हासिल लगी 8, 12 चौको 48 और 8 56, 5,664 रुपए आपका ब्याज बन गया, ठीक। अच्छा और पैसे कितने बचे हुए थे? 47,200। तो 47,200 में ही आप 5,664 को जोड़ोगे फिर से, तो ये कितना आ जाएगा? 4 6 8 2 5, 52,864 आ गया। कितना आ गया? 52,864। ये वो अमाउंट है जो इस बार आपको दूसरे वर्ष के अंत में दे देना चाहिए, लेकिन आप 2 साल में तो दे नहीं रहे हो, आप कर रहे हो 4 साल में। तो इसमें से आप दूसरे साल फिर कितना दे रहे हो? फिर से आप 20,000 दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें तो ये बताया गया है। तो इसमें से आप घटा दोगे तो कितना बचेगा? 4 6 8 2 3, अब बचा 32,864। ये आपके दूसरे वर्ष के अंत में पैसा बकाया रहेगा जो आपने दिया नहीं। तो आप तीसरे वर्ष के अंत का ब्याज निकालोगे, फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कितनी करनी पड़ेगी? 32,864 में आप 12% फिर से निकालोगे। थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी, कोई भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं, टेंशन मत लो। 12 चौको 48 की 8 हासिल लगी कितना? 4, 12 छंग 72 और 4 76 की 6 हासिल लगी 7, 12 अट्ठे 96 और 7 103 की 3 हासिल लगी 10, 12 दूनी 24 और 10 34 हासिल लगी 3, फिर 12 3 36 और 3 39, लेकिन 100 से भाग भी देना है तो आपने दशमलव लगा दिया। तो इस बार जो आपका इंटरेस्ट बना वो कितना बन रहा है? 3,943 रुपए 68 पैसे। पैसों में तक बात पहुंच गई। क्यों? कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, इसी को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसी में। तो 32,864 में इसी को जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आया है वो तीसरे वर्ष के अंत में आपको देना चाहिए टोटल, लेकिन आप तीसरे वर्ष में भी नहीं दोगे टोटल, ठीक है। तो इसमें जोड़ देते तो क्या हो जाएगा? 68 पैसा, तो आपको 68 पैसा बचेगा। फिर क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, 6 और 4 10 की बंदी हासिल लगी 1, 8 और 9 17 और 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 3, तो ये हो गया आपका 36,807। अब इसमें से भी आप 20,000 ही उनको दे रहे हो तीसरे साल के अंत में भी। तो जब आपने 20,000 दे दिया तो कितना बचा? तो आपको बचा 36,807 में से 20,000 घटाओगे, सीधे सीधा आ जाएगा आपका 16,807.68। अब ये तीसरे वर्ष के अंत में वो पैसा है जो बकाया रह गया है, इस पर आप फिर 12% निकालोगे और जो आएगा उसको इसमें जोड़ दोगे और वो एक साथ पे कर दोगे, ठीक। आगे बात समझो, बहुत आराम से किस में समझाया है, यही सारी चीज आएंगे आपको आगे। देखिए यही क्या होगा, इन्होंने 60,000 आपका देना था, 7,200 का ब्याज हुआ, 67,200 रुपए बन गया। ये तो एकदम सेम था। यहां पर आपने क्या किया था? 22,200 ना देकर के इस बार आप 20,000 दे रहे हो, तो आपका 47,200 रुपए बच गया। ये हम लोगों ने कैलकुलेशन इसका मतलब ठीक कर रखी है। दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार आपने 47,200 पर 12% निकाला, तो वो सब मिला करके जो भी बना उसमें आपका बन रहा था वो 52,864, जिसमें से आपने 20,000 पे कर दिया तो 32,864 फिर से बच गया। ये भी हम लोगों ने कैलकुलेशन ठीक की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर देख लो ना 5,664 का ब्याज बना हुआ था, तो 52,864 आ गया था। तीसरी बार में भी आपने क्या करना पड़ा था? तीसरी बार हम लोगों ने 3,943, हम लोगों ने ज्यादा सही कैलकुलेशन की थी। हमारे क्या आया था? 3,943 मतलब 68 पैसे आया था। इन्होंने 3,943 मतलब 68 को ही क्या कर दिया? 3,944 लिख दिया है, 32 पैसे जोड़ दिए यार, वो ठीक है, कैलकुलेशन में हो जाएगा, राउंड ऑफ करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग ने जोड़ दिया तो हमारा बन गया 36,808। इसमें फिर आपने 20,000 पे किया तो आपका बन गया 16,808। अब 16,808 का फिर 12% आप निकालोगे तो आपका निकल कर क्या आ जाता है? 18,825, और ये आप एक साथ पे कर देते हो तो चौथे साल आपको 18,825 देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे हुई हम लोगों ने ये भी निकाल दिया, ठीक। अच्छा दूसरा टाइप हो गया। तीसरा कैसा है? तीसरा के लिए हमें देखनी पड़ती है टेबल, लेकिन अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तीसरा जो प्रकार आता है, समझिए, जब भुगतान 4 वार्षिक बराबर किस्तों में 12% वार्षिक ब्याज सहित किया जाता है। अच्छा अब समझिए, इसमें होता क्या है, जैसे 2 बार की मैं आपको कहानी सुनाता हूं, 2 बार की कहानी समझोगे तो थोड़ा थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। 1 मिनट, इसको आप जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मत भूलो, यहां पर दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। रुकिए क्लीन कर देता हूं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? तीसरा पार्ट था वो देखो, जब शेष राशि का भुगतान, जो भी शेष राशि है, जो भी बच रहा है, उसका भुगतान आप क्या कर रहे हो? बराबर बराबर किस्तों में कर रहे हो, ठीक है। क्या हो रहा है? शेष राशि का भुगतान 4 समान वार्षिक किस्तों में 12% ब्याज सहित किया जाता है। अच्छा देखना एक बार ध्यान से, यहां पर आपने कितने कितने का भुगतान किया? जब आपने पहली बार भुगतान किया था तो समझ लो क्या क्या किया आपने। आपने पहली बार जब भुगतान किया भाई, तो एक बार तो 22,200 की किस्त दी है,
दूसरी बार आपने कितने की किस्त दी है? दूसरी बार आपने 22,200 के बाद से दूसरी बार जो किस्त दी थी वो कितने की दी थी? 20,400 की दी थी। फिर आपने 18,600 की किस्त दी थी, फिर आपने 16,800 की किस्त दी थी। तो जो किस्त थी वो बराबर थी क्या? नहीं थी। दूसरे वाले उदाहरण में हमने 20,000 दिया, 20,000 दिया, 20,000 दिया, 3 बार तो बराबर बराबर दी, लेकिन चौथी बार 18,825 ऐसा कुछ देना पड़ गया था। कितना देना पड़ गया था? 18,825। ठीक है, बाकी तो हर बार 20,000 का दिया था। तो यहां पर भी क्या हुआ? आपने 20,000 दिया, फिर 20,000 दिया, फिर 20,000 दिया, फिर आपने 18,825 दे दिया। ठीक, तो यहां पर भी चारों किस्त बराबर है क्या? नहीं है। इस बार बोला जा रहा है कि चारों किस्त बराबर आपको देनी है। तो यहां पर एक्चुअली अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी। कैसे हो जाएगी समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखोगे ना तो आपको मजा भी आएगा, सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए होगा क्या, मान लीजिए आपका कितना था अमाउंट? 60,000 रुपए का अमाउंट था। अब ये समझ लो, एक बात तो समझना, आपने क्या किया, जब 20,000 रुपए पे कर रहे थे, ऐसे आपको आइडिया लगेगा, खाली सिर्फ ये आइडिया के लिए आप समझ लीजिए, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन क्या होगा वो बता दूंगा। 18,825 देना पड़ा था। तो यहां पर आपने 3 बार जब 20,000 दिया तो चौथी बार 20,000 से कम देना पड़ा। इसका मतलब आप जब बराबर बराबर किस्तों में पे कर रहे होगे तो 20,000 से तो अमाउंट थोड़ा कम आएगा। ठीक, ये ऐसे होता है कि आपको थोड़ा बड़ा आइडिया लग जाता है। अच्छा, लेकिन मान लो, समझिएगा, 67,200 रुपए आपको देने हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, जिनको नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैथ्स इनके एक्शन को समझ में आ जाएगा। 67,200 रुपए आपका 1 साल के बाद बन रहा था। मान लीजिए आप हर साल x रुपए देते हो। कितना देते हो? x रुपए। और x ही 4 बार आप दे दोगे तो आपका पूरा पूरा समान हो जाएगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अच्छा, जो आपने x रुपए दे दिए तो आपके पास पैसे कितने बचे? 67,200 से आपने x रुपए घटा दिया। ये कौन से पैसे हैं? ये वो पैसे हैं जो 1 साल के बाद बच गए। कितने साल के बाद बचे? 1 साल के बाद। अच्छा, जब 1 साल के बाद ये पैसे बचे तो उन पैसों का आप क्या कर रहे हो? उन पैसों से आप क्या कर रहे हो? आगे का ब्याज निकालोगे, क्योंकि भाई आपको 12% ब्याज तो देना ही देना है। तो जो भी आपके पास पैसा बचा बकाया रह गया उस पर आप 12% ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? ठीक, तो इसका आपने फिर से निकाला 12%। अच्छा, ये 12% निकाल दिया, लेकिन आप इसी को इसमें जोड़ोगे भी तो आप क्या करोगे? फिर से 67,200 में आपने x को जो घटाया था इसी में आपने इनको जोड़ दिया। ये कौन से पैसे हुए? ये वो पैसे हुए जो आप 2 साल बाद आपको चुकाने हैं। इसी में से आप फिर से घटा दोगे। क्या घटा दोगे? इसी में से आप फिर से x घटा दोगे। क्यों? क्योंकि आप हर साल x ही रुपए की किस्त दे रहे हो। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ? आपके पास टोटल मिलाकर के इतना पैसा बचा है। ये सब कुछ पैसा कितना है? ये वो पैसा है जो 2 साल के अंत पर आप दे चुके हो। 2 किस्तें, एक बार यहां पर x रुपए दिया, एक बार यहां पर दिया था। ये पहले साल के अंत में आपने x रुपए दिया है, ये दूसरे साल के अंत में आपने x रुपए दिया है। ऐसे ही आप जब दूसरी बार दे दिया उसके बाद भी इतने पैसे हैं जो बकाया रह गए। अच्छा, अभी आप क्या करोगे? इस पूरे पैसे का 12% निकालोगे। क्या करोगे? इस पूरे पैसे का 12% निकालोगे। फिर इस पूरे से ये 12% को जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे? तभी तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा जो तीसरे साल के अंत में देना होगा। फिर उसमें से फिर x घटाओगे तो वो एक इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी। ऐसे आप जब 4 बार करोगे तो चौथी बार के बाद कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने चौथी बार आपने किया वास्तव में तो x ही अमाउंट रह गया था और x ही आपने पे कर दिया, क्योंकि 4 बराबर किस्तों में आप बांटते रहे हो तो वहां पर आ जाएगा 0। 3 बार करोगे तो आपका आ जाएगा x अमाउंट यहां पर बचना चाहिए। ऐसे आ जाएगी कैलकुलेशन। तो जब वो कैलकुलेशन आएगी ना, एक्चुअली चौथी बार में आपको 0 करने के बाद से आप कैलकुलेशन निकालोगे तो यहां से तो आप ऐसे सोचोगे यार इसमें कैसे x निकालेंगे, तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? ये हायर डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। तो हम वो सॉल्व करना हमको आता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंस में फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करते हैं। ये सारी चीजें फाइनेंस में, अकाउंटिंग से में आ जाती है। तो इसी के लिए हमारे पास एक टेबल दी जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं एनुअली टेबल। उसमें कैसी चीजें देख सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, मैंने आप इसको मार्क कर रखा है, कैसे निकाली जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। तो ये 1 मिनट आपके लिए ये है। ठीक, अब इसमें क्या है देखिएगा, ये आपको दिख रहा है क्या? आप दिख रहा होगा। ठीक, अच्छा, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग परसेंटेज पर ये टेबल दे रखी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल होती है। ठीक है, सारणी दे रखी होती है। अब इसमें कितने परसेंट की हम लोग बात कर रहे हैं? 12% की। तुम्हारा 12% ही था। 12% में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ पेमेंट कर दे रहे हैं। क्या? कंपाउंड अमाउंट फैक्टर फाइंड गिवन है। ठीक है, सिंगल पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म पेमेंट कर रहे हैं। कितने सालों में कर रहे हैं? 4 में कर रहे हैं। तो 4 के सामने वाली सीरीज देखो कितना निकल करके आ रहा है? 0.3292। कितना निकल करके आया? 0.3292। अच्छा, ये आया। अब इससे हम लोग वापस से फिर से चलते हैं। वापस हम लोग पहुंच गए कहां पर? इधर ही पहुंच गए। हाँ, देखिए ये हमारी जो बुक में दे रखा है, हमारा आया था 0.3292 आया था।
ठीक है, हमारे कितना आया था हमने देखा था टेबल में 0.3292। इन्होंने ज्यादा अच्छी टेबल दे रखी है, उसमें 6 अंकों तक दे रखा है, तो इनको दे रखा है 0.329234। कुछ भी हो, इसी का आप सीधे सीधे 60,000 में गुणा कर दोगे। कितना, टेबल में कुछ नहीं करना होता है, 60,000 में गुणा करोगे तो आपको यह संख्या मिल जाएगी। कैसे किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, इसी का गुणा कर दिया 60,000 में, तो आपको 19,754 मिल गया। तो आप हर साल 19,754 रुपए पे करते रहोगे तो आपको मिल जाएगा। वो जो कैलकुलेशन मैं करके दिखा रहा था, वो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, हम उसको नहीं उस तरह से करते नहीं है, तो हमें टेबल्स यूज करना आना चाहिए। टेबल्स यूज करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको दिखाया मैंने टेबल में कहां पर वैल्यू दे रखी थी। तो ये जो वैल्यू आई है वो कहां से आई है, वार्षिकी टेबल बोल देते हैं इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको एनुअली टेबल, यहाँ पर बोल देते हैं वार्षिकी सारणी में। ठीक है, उसके अनुसार जो वैल्यू आ गई है उसी का आपने गुणा कर दिया, तो आपको सीधे सीधे चीजें मिल जाएंगी। देखिए जो टेबल थी उसी का गुणा करोगे तो आपको सीधे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली। ये हमारा जो चौथा था, इसमें जो हम लोगों ने गणना कर रखी थी, ये हमारी वो गणना है जो निकल करके आ रही है। देखिए इसमें क्या कर रहे हो आप, हर साल 19,754 आपने पे किया, तो आपका अगली साल कितना बचा, अगली साल आपको 53,140 पे करना था। फिर आपने 19,000 पे किया तो आपको कितना बचा, 37,392 बचा। फिर आपको जब चौथा टाइम आ जाता है तो आपने 19,754 पे किया, उतना ही पे करना था। तो आपकी 4 बराबर किस्तें, और हर बार आपको किस्त में कितना देना पड़ रहा है, 19,754। और ये संख्या कहां से निकाली, आपने 60,000 में गुणा कर दिया। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था 12% प्रति वर्ष की दर से 4 सालों में जो टेबल से आप गुणा कर रहे थे। तो आप देख लो ना, मैं करके दिखा देता हूं। 329234 में आप 60,000 से गुणा कर रहे हो, 4 जीरो हैं, तो यहां पर कितना था, 0 दशमलव लगा हुआ था, ये दशमलव आपने हटा दिया, तो 1 2 3 4 अंकों तक आगे बढ़ा सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 3292.34 में आप गुणा कर दोगे 6 से। ठीक है, तो ये गुणा करते हो कितना आता है, देखते हैं। 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 18 और 2 20 की हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल लगी 1, 6 नम 27 और 6 नम 54, और कितना था, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1 55 की 5 हासिल लगी कितना 5, और 6 दूनी 12 और 5 17 के साथ हासिल लगी 1, 6 18 और 1 19। यहाँ पर आपको दशमलव आ गया, तो ये 19,754.04 ये अमाउंट बन रहा है, और इन्होंने 19,754 दे रखा है, तो सही है। तो यहां से आप सीधे सीधे गुणा कर दे, तो ये टेबल में देकर के आती है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब इसी में एक पॉइंट जो बाकी है वो ये है कि सेवानिवृत्त साझेदार होता है ना, और मृत साझेदार। अभी तक हम लोगों ने बात की सेवानिवृत्त साझेदार की। ठीक, जो मृत साझेदार होता है उनको देय राशि का जो लेखा व्यवहार होता है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो सिमिलर ही होता है, एक ही जैसा होता है। बस एक बात ये हो जाती है आमतौर पर कि जब साझेदार की मृत्यु के समय जो राशि उसको दी जानी है उसका हस्तांतरण उसको तो करेंगे नहीं, उसकी तो मृत्यु हो गई है, तो जो उसका उत्तराधिकारी होता है ना उसके खाते में कर दिया जाता है, और इस प्रकार उसको राशि का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर तो साझेदार कोई कर देते क्योंकि सेवानिवृत्ति हुई है, वो जीवित तो है ही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, काफी डिटेल में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ भी सकता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना डिटेल में हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, इस तरह से एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मैं इसको इतना मेहनत से डिटेल में एक एक चीज करके बनाने की कोशिश करता हूँ। इंटरनेट से भी यहाँ पर टेबल नहीं दे रखी है आपकी बुक में, वो भी बताता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज अच्छे समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा बड़ा वीडियो था, लेकिन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा वीडियो हो ही जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।